ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफाइनिंग पर्सनालिटी। ठीक है, द टर्म पर्सनालिटी is used so commonly that we need to differentiate the lay connotations of personality from the scientific way of defining personality. अब जो ये टर्म पर्सनालिटी है वो इतना कॉमनली यूज़ होता है, हर कहीं पे ये देखने को मिल जाएगा कि हर कोई इस वर्ड को यूज़ कर रहा है। इतना कॉमनली यूज़ होता है कि हमें ज़रूरत पड़ी कि इसको अलग तरीके से डिफ़ाइन करने की, कि लोगों के नज़रिए से पर्सनालिटी क्या है और साइंटिफिक तरीके से पर्सनालिटी क्या होती है। ठीक है, तो एंड वी यूजुअली से that person has a great personality, she has a charming personality, the two brothers have a very different personality, my grandfather has a very strong personality or he does not have a personality. हम कॉमनली ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, फिर दूसरों को सुनते हैं ऐसे यूज़ करते हुए। सो व्हाट डू वी मीन बाय पर्सनालिटी? तो मतलब पर्सनालिटी का मतलब क्या है, व्हाट डज इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आता है। द टर्म पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लेटिन persona which means mask. अब पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब कि जो लेटिन वर्ड पर्सोना है, पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। ठीक है, किस तरीके का मुखौटा पहनते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि हम अंदर से कैसे हैं, पर्सनालिटी का मतलब है हम बाहर से किस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, यू आर शोइंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ बट यू मे एक्चुअली बी डिफरेंट विद इट बिहाइंड द मास्क। हो सकता है आप कुछ एस्पेक्ट अपने कुछ एस्पेक्ट जो आप दिखाना चाहते हो वो आप शो कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप कुछ और ही हो उस मुखौटे के पीछे। ठीक है, व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज बीइंग शाय और क्लेवर वी मीन पर्सनैलिटी। अगर हम जैसे बात करते हैं कि ये पर्सन बहुत शाय है या फिर क्लेवर है, इसका मतलब किससे होता है, हमारी पर्सनैलिटी से होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, शाय है या फिर क्लेवर है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ बिहेविंग। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिकली बिहेव करते हैं। ठीक है, personality is not so simple as we function in a complex and ever changing world. लेकिन पर्सनैलिटी जब जैसे हम रोज़मर्रा में जिस तरीके से हम पर्सनैलिटी का यूज़ करते हैं, पर्सनैलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितना हम इस कॉम्प्लेक्स और एवर चेंजिंग वर्ल्ड में हम जिस तरीके से इसको सिंपली यूज़ कर लेते हैं, इतनी सिंपल ये है नहीं। Thus, the everyday use of the term personality refers to the outer role or characters played by the person and relates to nice or charming ways of behaving. तो जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं इस टर्म का, पर्सनालिटी का, उसका मतलब होता है कि आउटर रोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो पर्सन प्ले कर रहा है, किस तरीके से बाहर से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, नाइस या फिर चार्मिंग वेज, अच्छे से बिहेव करता है ना वो, तो उसको हम एक तरीके से पर्सनालिटी बोल देते हैं आम तरीके से। लेकिन if we define personality in terms of individuality or having individual differences, अगर हम जैसे ये चैप्टर individual differences के बारे में, तो हम individual differences या फिर individuality की terms में personality को define करते हैं, तो it may not fully convey the meaning, हो सकता है तो पूरी तरीके से अपना मतलब कन्वे ना कर पाए अगर हम पर्सनालिटी को केवल इंडिविजुअलिटी या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की टर्म्स में बात करते हैं। Individuals differ in physical characteristics, age, gender, nationality, language, and so many other aspects that may not be exactly relevant from a personality viewpoint. अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग पर उनके अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे उनकी एज डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के व्यू पॉइंट में नहीं आती हैं। ठीक है, पर्सनालिटी के व्यू पॉइंट से हम इस चीज़ को नहीं देखते कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कैसी लैंग्वेज बोलता है। पर्सनालिटी के अंदर लैंग्वेज, नेशनैलिटी, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, बाकी और चीज़ें आती हैं जैसे कि इंटरेस्ट क्या है, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। Hence, we need to emphasize individual differences in psychological characteristics such as thinking, mental ability, problem solving, emotions, motivations and interests. तो हमें ज़रूरत है कि हम individual differences को साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के व्यू पॉइंट से देखें, ना कि किसके व्यू पॉइंट से देखें, नेशनैलिटी, लैंग्वेज वगैरह के व्यू पॉइंट से। जैसे कि
हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की व्यू पॉइंट से, जैसे कि थिंकिंग हो गई, मेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट्स, तो इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्या देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें, ठीक है. हाउएवर, here again it may be noted that mental abilities or intellectual abilities are not covered under personality. अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर मेंटल एबिलिटीज़ कितना ज़्यादा किसी के अंदर, जैसे किसी फील्ड में किसी के अंदर कितना ज़्यादा दिमाग है, जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं, है ना, उनके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी सोच लेते हैं, ठीक है, हम बहुत सिंपल तरीके से सोचते हैं, तो ये भी पर्सनालिटी के अंदर नहीं आता है. पर्सनालिटी के अंदर हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा दिमाग है, उसके अंदर कितना कम दिमाग है, नहीं है. मेंटल एबिलिटीज़ या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी पर्सनालिटी के अंदर नहीं आते हैं. साइकोलॉजिस्ट्स यूजुअली डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस सेपरेटली. जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हैं जब हम जो वो पर्सनालिटी की बात करते हैं, ठीक है, और इंटेलिजेंस को वो अलग से देखते हैं. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी के अंदर जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ओर ध्यान देते हैं, या फिर जब वो इंटेलिजेंस की को पर्सनालिटी के अंदर जब कंक्लूड करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से उसको सेपरेटली यूज़ करते हैं, ठीक है. दस पर्सनैलिटी कंसिस्ट्स ऑफ नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़. तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी क्या है, नॉन इंटेलेक्चुअल, इसके अंदर दिमाग का कोई कनेक्शन नहीं होता कि उसके अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, मेंटल एबिलिटीज़. द इशू हियर इज व्हेन वी कंसिडर इमोशंस एंड मूड्स और एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स. अब इशू यहाँ पे क्या है कि जब हम इमोशंस और मूड्स को कंसिडर करते हैं ना, या फिर हमारा जो एटीट्यूड और हैबिट्स हैं, जब हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं. इमोशंस का, मूड्स का, इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है ना, तो ये क्या हो सकते हैं, पर्सनैलिटी के क्या ये पार्ट्स हो सकते हैं, हमारा एटीट्यूड, हैबिट्स, क्योंकि ये तो नॉन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं. तो ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे. वन इज़ एंग्री और सैड, वन इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, और वन प्रेफर स्टडिंग लेट नाइट, और one has strong attitudes against reservation policy for specific groups of society. In all these cases, तो हर किसी का जैसे कोई अलग अलग एटीट्यूड्स जो होते हैं, इन केसेस में इट इज़ अ फ्लीटिंग इमोशन एंड इट मे नॉट बी इंड्योरिंग और स्टेबल ओवर टाइम. ये क्या होता है, फ्लीटिंग इमोशंस होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ये एक बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, और समय के साथ चेंज होते रहते हैं. इवन दो जो एटीट्यूड होता है हमारा, जो हमारी आदतें होती हैं, वो लंबे समय तक चलती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, स्टिल दे रिलेट टू सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस. अब जैसे अभी हमने बताया कि ये जो होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर हम एटीट्यूड और हैबिट की बात करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके जो कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं. ओके. अब thus personality refers to those individual differences that are psychological in nature. तो हमने क्या पढ़ा कि पर्सनैलिटी जो होती है वो उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी होती है जो साइकोलॉजिकल होते हैं नेचर में, ना कि फिजिकल होते हैं, ठीक है. दूसरा, फॉल आउटसाइड द इंटेलेक्चुअल डोमेन, हमने जैसे देखा, एक तरीके से समरी है यहाँ पे, जैसे हमने देखा ना, जो हमारे मेंटल एबिलिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता. सो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, फॉल आउटसाइड द इंटेलेक्चुअल डोमेन. और थर्ड हमने क्या पढ़ा, आर इंड्योरिंग डिस्पोजिशंस रेदर देन ट्रांसिएंट स्टेट्स. और ये क्या होती हैं, इंड्योरिंग डिस्पोजिशंस, चेंज होते रहते हैं, इंड्योर करते रहते हैं, रेदर देन ट्रांसिएंट स्टेट्स, स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है. ये भी चीज़ अभी 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 पढ़ी थी हमने. और फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर्म रिलेटिवली ब्रॉड
और जनरलाइज्ड पैटर्न्स, और कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न में होते हैं। जो पर्सनालिटी होती है उसका, अब पैटर्न तो हर एक चीज़ में ही होता है, तो पर्सनालिटी में भी होगा, हर एक चीज़ में होता है पैटर्न। ये चीज़ आप बाद में पढ़ोगे, ये समराइज तरीके से हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि पर्सनालिटी क्या है, उन इंडिविजुअल डिफरेंस से पर्सनालिटी का मतलब होता है जो साइकोलॉजिकल होती है, fall outside the intellectual domain, are enduring dispositions rather than transient states, and form relatively broad or generalized patterns. Further, it also studies the underlying psychological mechanisms that explains the individual's characteristics, pattern of thoughts, emotions and behavior. और दूसरा कि जो इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, कि वो एक पैटर्न में सोचता है थॉट्स को। पैटर्न जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सबसे पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ, उसके साथ फिर क्या करेगा वो इंसान, पहले तो एक पैटर्न में चलेंगी चीज़ें, पहले उसके अंदर पहले तो वो एकदम स्टन्ड रह जाएगा, फिर उसके अंदर थॉट्स चलेंगे क्या हुआ अभी, फिर उससे रिलेटेड पास्ट में क्या हुआ वो चलेगा, तो एक पैटर्न में चीज़ें हो रही हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट, इमोशन और बिहेवियर, जैसे कि गुस्सा आता है तो हमेशा वो एक पैटर्न में काम करता है। गुस्सा आता है तो मान लो सबसे पहले वो अपनी मिट्टियाँ बंद करता है, ठीक है, अपनी नॉस्ट्रिल्स को फुला लेता है, और फिर इसके बाद कुछ जैसे कि मान लो अपने किसी सामान को फेंकता है, तो एक पैटर्न में जो चीज़ें चलती हैं उसके पीछे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये पैटर्न चलता है, तो उसको भी स्टडी करती है पर्सनालिटी। एज वी सी बाय नाउ, पर्सनालिटी हैज़ मोर टू इट देन वी थॉट। अब जैसे कि हमने अभी देख लिया कि पर्सनालिटी जैसे हम सोचते थे ना कि पर्सनालिटी क्या है, इसकी अच्छी पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी, जैसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, जैसा कि हमने सोचा था पर्सनालिटी उससे ज़्यादा है। नाउ लेट अस सी सम डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी एज गिवन बाय सम वेरियस साइकोलॉजिस्ट। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं पर्सनालिटी की, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने दी है। इट वाज गॉर्डन एल्पोर्ट who published the first major textbook of personality psychology in 1937। अब ये गॉर्डन एल्पोर्ट नाम के एक पब्लिशर थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ही होंगे, तो उन्होंने अपनी पहली मेजर टेक्स्ट बुक दी पर्सनालिटी साइकोलॉजी की 1937 में। तो ये केवल याद करने की चीज़ है कि गॉर्डन एल्पोर्ट, इसके आप नोट्स बनाते चलना बेशक से। हाउएवर आई विल ऑल्सो अपलोड सम नोट्स लेटर, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन वीडियोज़ ऑल्सो। So it was Gordon Allport who published the first major textbook of personality psychology in 1937. Initially, he defined personality as the sum total of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites, and instincts of the individual and the acquired dispositions and tendencies acquired by experience. तो उसने अपनी उस बुक में जिस तरीके से पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया, तो स्टार्टिंग में इनिशियली उसने डिफ़ाइन कैसे किया था कि पर्सनालिटी के अंदर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल इनेट डिस्पोजिशंस, जो बायोलॉजिकल बेसिस होता है, ठीक है, हमारे इम्पल्सेस, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस होते हैं ना बायोसाइकोलॉजी में, आप देखेंगे टेंडेंसीज हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, एपेटाइट्स, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स ऑफ द, हमें एपेटाइट्स मतलब किस चीज़ की हमें ज़्यादा भूख है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकली भी किसी न किसी तरीके की भूख हो सकती है, एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस एंड टेंडेंसीज एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, और बाहर से वो कौन सी डिस्पोजिशंस और टेंडेंसीज एक्सपीरियंस के साथ लाता है, ठीक है। तो ये इसने लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दी थी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, इनका सम टोटल होती है पर्सनैलिटी। लेकिन बाद में जाके उसने इसको रिवाइज किया और फिर उसे डिफाइन किया कैसे, द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो psychophysical systems that determine the individual's characteristic behavior and thought. This definition emphasizes the following. अब उसके बाद उसने किस तरीके से डिफाइन किया पर्सनैलिटी को, कि पर्सनैलिटी क्या है, द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those
साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। अब देखो, वो साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, साइको और फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जिसके अंदर हमारा मन भी इन्वॉल्व है और हमारी पूरी बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, हमारा पूरा शरीर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वो जो सिस्टम है साइकोफिजिकल सिस्टम, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, उसको डिटरमाइन करता है साइकोफिजिकल सिस्टम, ठीक है। इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, डायनेमिक मतलब चलते रहना, मोशन में, ठीक है, चलती रहती है जो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती है चीज़, तो उसकी क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारे मन और हमारे शरीर का जो सिस्टम है, दोनों का एक साथ, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करती रहती है, ठीक है। एक तरीके से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर, किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, वो इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या हो गई, द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical systems that determine the individual's characteristic behavior and thought. This definition emphasizes on the following main। अब देखो, इस डेफिनेशन को ढंग से समझने के लिए जिन जिन चीज़ों पे इसमें मेन फोकस किया है, वो 4 एस्पेक्ट्स इसमें दे रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक, साइकोफिजिकल सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब refers to the idea that personality is whole। इसने बोला है कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि पर्सनैलिटी इज अ होल, कि पूरी की पूरी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरी की पूरी होल है। इट इज द इंडिविजुअल इन टोटलिटी, नॉट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये एक तरीके से अपने आप में पूरी है, टोटलिटी है, ना कि सिर्फ कुछ ही एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअल की। पर्सनैलिटी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। दस पर्सनैलिटी इज स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो पर्सनैलिटी हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने बता दिया कि रेफर्स टू द आइडिया दैट पर्सनैलिटी इज होल, it is the individual in totality, not a few aspects of the individual. Thus personality is specific and unique for each and every individual. Second इसने कहा है dynamic। dynamic से इसका मतलब क्या है, that personality is not static, ये रुकी हुई नहीं है बल्कि मोशन में है। डायनेमिक मतलब इन मोशन, स्टैटिक मतलब एक पॉइंट पर स्टेशनरी, रुका हुआ। तो क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। It is adaptive and sensitive to the context and the environment। ये चेंज होता रहता है कि जिस तरीके अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। और सेंसिटिव भी होती है। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। लगातार इन्वायरमेंट की बेसिस पर पर्सनैलिटी अपने आप को वो करती रहती है, एडजस्ट करती रहती है। पर्सनैलिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। अ फाइन बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द इन्वायरमेंटल एंड द इनर फोर्सेस। एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करना चाहती है वो इन्वायरमेंट और हमारे अंदर की जो फोर्सेस है उसके बीच में। इसलिए वो क्या करती रहती है, अपने आप को एडजस्ट करती रहती है इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि एक बैलेंस चाहिए होता है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, साइकोफिजिकल सिस्टम्स। साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब क्या, जिसके अंदर फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों चीज़ें आती हैं, एज वेल एज द साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल एस्पेक्ट या फिर फिजिकल या बायोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है। फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं, ये भी आता है पर्सनालिटी के अंदर। और
साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब यही कहना चाहता है, साइकोफिजिकल, साइकोलॉजी और फिजिकल। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट, refers to traits which indicate relatively stable and consistent ways of thoughts, emotional responses and behavior। जब वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट का मतलब है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारे थॉट्स, ठीक है, हम इमोशंस के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो ट्रेट्स स्टेबल और कंसिस्टेंट वेज, ठीक है। अब देखो, इन अ सिमिलर वे, इसी तरीके से वॉल्टर मिशाइल जो है वो कहते हैं personality consists of the distinctive patterns of behavior including thoughts and emotions that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life। वो क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पर्सनैलिटी के अंदर एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न होता है बिहेवियर का, हम एक पैटर्न में बिहेव करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे थॉट्स भी आते हैं, हमारे थॉट्स भी एक पैटर्न में चलते हैं, इमोशंस भी एक पैटर्न में आते हैं, दैट कैरेक्टराइज ईच इंडिविजुअल्स एडेप्टेशन टू द सिचुएशन ऑफ हिज और हर लाइफ। जो क्या दर्शाता है, कैरेक्टराइज करता है हर एक इंडिविजुअल की एडेप्टेशन की, वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट करता है, ठीक है। Here let us know a little more about personality traits and states। अब हम थोड़ा सा पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। These can be said to mark the difference between the dispositional and situational approaches to personality। तो ये क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट और स्टेट्स जो है, ये तरीके से डिफरेंस बताती है हमें डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल अप्रोचेस, पर्सनैलिटी के प्रति जो डिस्पोजिशनल और सिचुएशनल अप्रोचेस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्पोजिशनल सिचुएशनल अप्रोचेस किस तरीके से काम करते। देखो, ट्रेट्स, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ेंगे, फिर हम स्टेट पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होती है? ट्रेट्स अंडरलाई एन इंटरनल डिस्पोजिशन और प्रेफरेंस टू एक्ट। हम किस तरीके से एक्ट करना प्रेफर करते हैं, किसी भी सिचुएशन के प्रति हम किस तरीके से एक्ट करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं। कोई इंसान सोचता है कि हम थोड़ा सा गुस्से से बात करें, कोई सोचता है कि हम थोड़ा सा नरमाई से बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो अंदर से हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है कि हम इस तरीके से एक्ट करें। Thus it focuses on differences between individuals। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस को इंडिकेट करता है कि why different individuals differ in their thoughts, feelings और behavior। क्यों इंडिविजुअल्स के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद स्टेट अप्रोच refers to differences within the individual। Why the same individual thinks, feels or behaves differently in different individuals, different situations, ठीक है। ट्रेट्स तो कहीं ना कहीं डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस को दर्शाता है कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सोचते हैं। लेकिन स्टेट क्या कहती है कि सेम इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो गए, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, और इसमें क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो ट्रेट्स क्या दर्शाती है कि क्यों इंडिविजुअल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस टू एक्ट और स्टेट का मतलब है एक ही इंडिविजुअल, सेम ही इंडिविजुअल अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, फील करता है, थिंक एंड बिहेव। आई बात समझ में? योर बिहेवियर इन अ पार्टी सिनेरियो डेफिनेटली डिफर्स फ्रॉम योर बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। जैसे कि अगर हम स्टेट की बात करें तो आपका, मान लो अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, ठीक है, तो पार्टी में आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। पार्टी में जाओगे तो आप थोड़ा सा अच्छे से हर किसी से हंसी मजाक में बात करोगे, लेकिन आप वर्क प्लेस में हो तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, थोड़ा सा
पोलाइटली और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अगर आप किसी वर्क प्लेस में हो और बिल्कुल फोकस्ड बिहेव करोगे आप, है ना. Thus, while traits reflect how you generally act or your typical behavior, it may not indicate how you will act in a particular situation. तो while जो traits होती हैं वो आप क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जनरली आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है. लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेट है वो क्या इंडिकेट करती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप किस तरीके से एक्ट करते हो. आई बात समझ में. ट्रेट और स्टेट के बारे में ये लिखा था. अब रिसर्च हैज़ जनरेटेड एविडेंस फॉर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ठीक है. अब रिसर्च ने क्या बताया कि बहुत सारे एविडेंस दिए, बहुत सारे प्रमाण दिए कि पर्सनैलिटी जो होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं उसका बायोलॉजिकल बेसिस होता है. उसका एक एविडेंस दिया कि उसका बायोलॉजिकल बेसिस भी होता है, जेनेटिक बेसिस भी होता है. जेनेटिक्स भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स में. जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, जीन्स, ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके का ब्रेन का स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री किस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. उसकी वजह से भी हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है. न्यूरोसाइकोलॉजी की स्टडीज़, न्यूरोसाइकोलॉजी जो ये स्टडी करती है ना कि किस तरीके से जो ब्रेन है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिलेट करता है और हमारे बिहेवियर को किस तरीके से ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है. बिहेवियरल जेनेटिक्स स्टडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ अवर बिहेवियर have enhanced our understanding of human personality. तो न्यूरोसाइकोलॉजी और बिहेवियरल जेनेटिक्स दोनों ने ही कहीं ना कहीं ह्यूमन पर्सनालिटी की हमारी जो समझ है उसको इन्हेंस किया. न्यूरोसाइकोलॉजी जो ब्रेन से रिलेटेड होती है कि ब्रेन किस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिलेट करता है, और बिहेवियरल जेनेटिक्स जो बायोलॉजिकल बेसिस क्या है हमारे बिहेवियर का, बायोलॉजिकल रीज़न क्या होता है बिहेवियर का. ठीक है. अब इनफैक्ट यामागाता हैव फाउंड एविडेंस फॉर जेनेटिक बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स अक्रॉस कल्चर्स. अब यामागाता जो थे उसने एविडेंस ढूंढे फॉर द जेनेटिक बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स अक्रॉस कल्चर. कि अक्रॉस कल्चर किसी कल्चर में पर्सनैलिटी ट्रेट्स का जेनेटिक बेसिस क्या है. ठीक है. कि जीन्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में. अक्रॉस कल्चर उसने बहुत सारी एविडेंस ढूंढने की कोशिश की और उसने ढूंढे. ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, एज ए एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड. क्योंकि किस तरीके से हमारे कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे, कौन से जीन्स हमारे, क्योंकि एक पेयर होता है ना पूरा जीन का, तो कौन सा वाला जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा वाला जीन रिप्रेसिव होगा, वो हमारे इन्वायरमेंट से ही डिटरमाइन होता है ना. तो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इन द इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट. हेंस पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द जेनेटिक मेकअप. तो एक कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी हमारे जेनेटिक मेकअप और इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स दोनों का ही एक तरीके से मिक्सचर है, दोनों का ही इसमें रोल होता है ना. अच्छा, तो इसके बाद क्या कहा गया है, जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी. जीन्स भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रोड्यूस करने के. जैसे कि किसी की स्माइल जो होती है, आप देखोगे स्माइल्स में भी डिफरेंसेस होते हैं. कोई किस तरीके से हंसता है, कोई मुंह बंद करके ही हंसता है, मुंह खोल के नहीं हंसता है ना. तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिले गए हैं पर्सनैलिटी के अंदर. कोई सीधा बैठता है, कोई उखड़ू बैठता है ना. तो जीन्स का भी इसमें रोल प्ले होता है. कोई किस तरीके से सोता है, जैसे कोई होता है ना कि अरे ये तो अपने पापा की तरह सोता है. तो जीन्स का भी इसमें क्या होता है, रोल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी. दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड टेम्परामेंट्स. तो जीन्स जब रोल प्ले करते हैं पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस में,
तो इन डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है? टेम्परामेंट्स, विच रेफर्स टू जनरल टेंडेंसीज टू फील और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वेज। तो जनरली हम किस तरीके से फील करते हैं, एक्ट करते हैं पर्टिकुलर वेज में, वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट्स कहलाता है। दीज आर ब्रॉडर देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, ब्रॉड हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स